हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओम्स लॉ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम ओम्स लॉ से आगे सीखेंगे। लिमिटेशन पढ़ते हैं ओम्स लॉ की। लिमिटेशन का मीनिंग ऐसा समझो कि कमियां क्या है ओम्स लॉ की, कहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, कुछ लिमिटेशन है ओम्स लॉ की, वो हमें यहाँ पे सीखनी है। अब देखो ओम्स लॉ था क्या, जनरली हमें पता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई जो था उसी को हम ओम्स लॉ से डिफाइन करते हैं। फॉर एनी कंडक्टर, for some physical state, for some constant physical state, potential difference is directly proportional to current flowing in the circuit। यही ओम्स लॉ था सिंपल लैंग्वेज में। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई को ही हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। और किसी कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ क्या होता है, हमेशा वैलिड होता है। ध्यान रखना है, जो ओम ने ये लॉ दिया था वो लॉ कंडक्टर के लिए दिया है। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके लिए ये ओम ने एक लॉ दिया है जिसको ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है, जो क्या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के नहीं रह जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल्दो ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर लार्ज क्लास ऑफ मटेरियल्स देयर डू एग्जिस्ट मटेरियल एंड डिवाइसेस यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ वी एंड आई डज नॉट होल्ड। मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, कुछ डिवाइस ऐसी भी होती हैं जिसमें वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह जाता, और इस केस में हम उसको बोलेंगे ये क्या हो गई, ओम्स लॉ की लिमिटेशन हो गई है। ध्यान रखना है इस बात का, जो मटेरियल और जो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती उनको हम नॉन ओमिक डिवाइसेस भी कह सकते हैं, या फिर नॉन ओमिक कंडक्टर भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या देखो, लिमिटेशन क्या है ओम्स लॉ का। नंबर फर्स्ट, वी सीजेस टू बी प्रोपोर्शनल टू आई। कुछ केस में ऐसा हो जाता है, देखो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है हमारे पास। ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के। मतलब करंट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। या फिर ऐसे समझो, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई करेंगे किसी भी कंडक्टर के एंड पे, उतनी ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगी। लेकिन कुछ केस में क्या होता है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। जैसे यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे जो ये डार्क कर्व दिखाई दे रहा है, डार्क लाइन का कर्व, ये क्या है, ओम्स लॉ से डेविएशन दिखा रहा है। सेकंड क्या है, द ओम्स लॉ डज नॉट होल्ड फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ध्यान रखना है, ओम्स लॉ जो होता है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। सेमीकंडक्टर डिवाइस कैसे होती हैं, जैसे डायोड, ट्रायोड। तुम आगे फिजिक्स पढ़ोगे और हायर फिजिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा डायोड क्या होता है, ट्रायोड क्या होता है। ये सेमीकंडक्टर से बनी हुई क्या है, डिवाइसेस हैं। तो सेमीकंडक्टर से जो बनी हुई डिवाइसेस होती हैं वो ओम्स लॉ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती। और एक चीज और ध्यान रखनी है, सेमीकंडक्टर से बनी हुई जो डिवाइसेस होती हैं वो दोनों डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा देती हैं। दोनों डायरेक्शन का क्या मतलब हो गया, फॉरवर्ड वाइज भी और रिवर्स वाइज भी। अब फॉरवर्ड वाइज कब आएगा, रिवर्स वाइज का कंडीशन कब आएगा। फॉरवर्ड वाइज का कंडीशन देखो, जब क्या होगा, डायोड होता है। डायोड एक क्या होता है, डायोड के दो टर्मिनल होते हैं, उसका नाम ही डायोड है। मतलब उसके दो टर्मिनल होते हैं, कुछ इस तरीके से देख लो। इस तरीके से दो टर्मिनल होते हैं डायोड के। एक को हम पी बोलते हैं, एक को एन बोलते हैं। पी का मतलब सिंपल, अभी यहाँ पे समझो, पी टाइप यानी कि पॉजिटिव टाइप। एन मतलब नेगेटिव टाइप, यानी कि ये माइनस वाला है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे। तो ये पी टाइप और ये एन टाइप क्या है, एक क्रिस्टल है, इनको आपस में जोड़ देते हैं, और इस जोड़ने से जो बनता है उसको हम डायोड बोलते हैं। तो डायोड क्या होता है कि डायोड में फॉरवर्ड वाइज भी करंट बहता है और रिवर्स वाइज भी। फॉरवर्ड वाइज का मीनिंग क्या है, देखो इस फिगर से समझ में आ जाएगा, जब कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके का। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव प्लेट, ये बड़ी प्लेट जो है बैटरी की या सेल है, यहाँ पे हमने एक सेल लगा रखा है, तो सेल की जो बड़ी प्लेट है वो अगर पी टाइप से जुड़ी है तो हम उसको फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन कहते हैं। और फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन में जो डायोड होती हैं, यहाँ पे तो मैंने पीएन जंक्शन डायोड बनाई है। जो डायोड होती है क्या करती है, करंट को अलाउ कर देती है बहुत फास्ट, यानी कि तेजी से करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे रिवर्स बाइस की कंडीशन आती है, रिवर्स बाइस की कंडीशन में क्या होगा, देखो हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस तो सेम रहेगी। ये पी एन डायोड बनाया मैंने, पी और एन टाइप दो क्रिस्टल है आपस में जोड़ दिए तो पी एन डायोड बन गया। यहाँ पे कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट तुम्हें देखने को मिलता है ऐसे। इसमें क्या होता है, एन टाइप वाला जो रीजन होता है उसको हम पॉजिटिव प्लेट से जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गई, ये रिवर्स बाइस की कंडीशन हो गई। ये कंडीशन जो तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रही है फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन है। फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में हमेशा करंट क्या होगी, तेज फ्लो होती है, ऊपर को बढ़ जाती है, एकदम पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती है करंट की। और रिवर्स बाइस की कंडीशन में करंट की नेगेटिव वैल्यू बढ़ती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो ग्राफ है वी और आई के बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे से हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि ओम्स लॉ की जो लिमिटेशन है वो केवल इतना ही यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे जो ग्राफ है वी और आई के बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, इसलिए सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होती है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। और मैंने यहाँ पे क्या बोला, जो सेमीकंडक्टर जो डिवाइस होती है वो डायोड ट्रायोड, मतलब एग्जांपल जैसे डायोड ट्रायोड है, वो क्या करती हैं, दोनों डायरेक्शन में करंट को फ्लो करती हैं। दोनों डायरेक्शन का मीनिंग ये समझ लो, इस तरीके से और इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट यूनिक, दैट इज देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ वी फॉर सम क्या सेम वैल्यू ऑफ करंट। इसका ध्यान रखना, उसने क्या बोला, द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट यूनिक। वी एंड आई के बीच में जो रिलेशन है वो यूनिक नहीं होता। दैट इज, इसका मीनिंग क्या है, देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ वी
फॉर सम सेम वैल्यू ऑफ करंट, मतलब सेम वैल्यू ऑफ करंट के लिए V की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। ऐसा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है गैलियम आर्सेनिक क्रिस्टल में। ये Ga का मतलब गैलियम हो गया, ये आर्सेनिक हो गया। गैलियम आर्सेनिक को आपस में मिलाया, डोप करा तो एक क्रिस्टल बनकर तैयार होगा। तो उसमें से जब हम क्या करते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं गैलियम आर्सेनिक क्रिस्टल से। जब हम करंट को फ्लो कराते हैं यानी कि उसके एंड के बीच जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो V और I के बीच कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इससे क्या पता लग रहा है, देखो ये I की एक वैल्यू हो गई, यहाँ पे I की दूसरी वैल्यू देखो सेम है, ये I की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पे देखो कैसे होगी सेम, हमें अच्छे से पता है जब हम इस Y एक्सिस से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो इस तरीके से पॉइंट मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे I की वैल्यू सेम है, मान लो 5 एम्पियर है, यहाँ पे मिली एम्पियर मिलेगा तो 5 मिली एम्पियर। इस पॉइंट पे भी क्या होगी, I की वैल्यू 5 मिली एम्पियर होगी। लेकिन यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे वोल्टेज अलग आएगी और इस पॉइंट पे वोल्टेज अलग निकल के आएगी। तो यही उसने बोला कि सेम वैल्यू ऑफ करंट के लिए जो वोल्टेज है वो डिफरेंट हो जाती है। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो गैलियम आर्सेनिक क्रिस्टल है वो क्या करता है, ओम्स लॉ से डेविएशन दिखाता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ की 3 यहाँ पे लिमिटेशन दे रखी है, तीनों आपको याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं, द मटेरियल विच ओबेज द ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। ध्यान रखना, ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम ओमिक कंडक्टर भी कहते हैं, अदरवाइज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। और अदरवाइज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर का क्या मीनिंग है, द मटेरियल विच डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या देखो यहाँ पे रजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। रजिस्टिविटी को हम याद रखना है रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रजिस्टिविटी रिप्रेजेंट होती है। और ये कहाँ से आई है रजिस्टिविटी, देखो इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ा होगा, R इक्वल टू रो L बाई ए। तो ये जो रो है इसी को रजिस्टिविटी कहते हैं। तो ये जो, या तो इसको रजिस्टिविटी भी कह सकते हैं या हमने इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला है। तो ध्यान रखना रजिस्टिविटी वेरियस मटेरियल्स की यहाँ पे दे रखी है। जैसे मेटल्स यानी कि कंडक्टर के लिए जो रजिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर के बराबर होती है। ये तुम्हें केवल याद रखना है। इंसुलेटर की जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, 10⁻18 टाइम ग्रेटर देन मेटल्स और मोर। ध्यान रखना है इंसुलेटर की जो रजिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है। अब रजिस्टिविटी हमें बताती क्या है, ध्यान के रखना है, रजिस्टिविटी जिस मटेरियल की जितनी ज्यादा होगी उस मटेरियल में करंट फ्लो करने की जो पावर होगी वो कम होगी, यानी कि वो अपने में से कम करंट फ्लो होने देगा। तो रजिस्टिविटी जितनी हाई होगी करंट उतनी ही कम फ्लो होगी सर्किट में, तो ध्यान रखना है। तो इसलिए तो देखो मेटल की जो रजिस्टिविटी है वो कितनी लो है, इसकी रजिस्टिविटी लो है, इसलिए इसका मतलब इसमें जो करंट है वो अच्छा फ्लो होता है। हम अच्छे जानते हैं कंडक्टर में जो करंट होती है वो अच्छे से फ्लो होती है, इसलिए उसकी रजिस्टिविटी लो है। इंसुलेटर में करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होती है, बहुत कम फ्लो होती है, ना के बराबर फ्लो होती है, तो इसलिए उसकी जो रजिस्टिविटी होगी बहुत हाई होगी एज कंपेयर टू कंडक्टर। सेमी कंडक्टर की रजिस्टिविटी किन के बीच में होगी, मेटल और इंसुलेटर के बीच में सेमी कंडक्टर की रजिस्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी देख लेते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी कहने का मतलब क्या है, रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे किस प्रकार से डिपेंड करती है उसको हम सीख लेते हैं। द रजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ध्यान रखना है किसी भी मटेरियल की जो रजिस्टिविटी होती है वो किस पे, टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। किस तरीके से, उसके लिए एक फॉर्मूला भी है, देखो द रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल मेटालिक कंडक्टर इज गिवन बाय। ध्यान रखना मेटालिक कंडक्टर जो होगा उसकी रजिस्टिविटी इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं, रो टी इक्वल टू रो जीरो ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो ब्रैकेट बंद और क्लोज ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। यहाँ पे ये क्या है, रोटी। रोटी क्या हो गया, रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। किसी भी मटेरियल की क्या होगी, रोटी रजिस्टिविटी होगी एट टेम्परेचर टी पे। रो जीरो क्या है भाई, रजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल, जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं एट टी जीरो यानी कि टी जीरो टेम्परेचर पे। अल्फा को हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी कहते हैं। अल्फा का डायमेंशन याद रखना है, टेम्परेचर का इनवर्स करके इस तरीके से इसका डायमेंशन भी होता है। फॉर मेटल अल्फा इज पॉजिटिव। ध्यान रखना है मेटल्स के लिए यानी कि कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव निकल के आता है। अब यहाँ पे 3 ग्राफ हैं, तीनों ग्राफ को अच्छे समझ लेते हैं। देखो इस तरफ हमने वाई एक्सिस में रजिस्टिविटी दिखा रखी है, यहाँ पे ओम मीटर में, यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रखा है केल्विन में। रोटी फॉर कॉपर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये क्या बोला इसने बोला ये रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर है बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रजिस्टिविटी कितनी होती है कॉपर की, वो यहाँ पे ग्राफ दिखा रखा है। देखो टेम्परेचर और रजिस्टिविटी के बीच का ये ग्राफ है। देखो यहाँ पे ये केल्विन में है टेम्परेचर, तो सीधी सी बात है ये जो है 0 से नीचे 150 तक चल रहा है, तो 0 से नीचे है टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर के लिए कॉपर की जो रजिस्टिविटी होती है वो कुछ इस तरीके से डिपेंड करती है। ये क्या होगा, यहाँ पे नाइक्रोम है, नाइक्रोम भी सुना होगा आपने कभी, नाइक्रोम भी एक मटेरियल है। नाइक्रोम का जो यहाँ पे रजिस्टिविटी माइक्रो ओम सेंटीमीटर में दिखा रखी है और यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में लिया हुआ है, और इस तरीके का ग्राफ कुछ देखने को यहाँ पे मिलता है नाइक्रोम के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए जो तुम्हें रजिस्टिविटी का ग्राफ मिलेगा, रजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। तो ये तीनों ग्राफ भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि एक ये तो मेटल का हो गया, देखो ये मेटल के लिए रजिस्टिविटी का ग्राफ है बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी ध्यान रखना है कि बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए दे रखा है।
और क्या है, देखो ये नाइक्रोम के लिए ग्राफ है, तो नाइक्रोम के लिए, नाइक्रोम क्या होता है, देखो ये एक नाइक्रोम का एक मटेरियल होता है, तो एक मटेरियल का जो है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ है वो इतना देखा है, भी ध्यान रखना है। और ये सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ है, ये 3 ग्राफ है, तीनों ग्राफ आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो सम मटेरियल लाइक नाइक्रोम एलॉय ऑफ निकिल आयरन एंड क्रोमियम एक्सिबिट अ वेरी वीक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर। ध्यान रखना, उसने क्या बोला, सम मटेरियल लाइक नाइक्रोम। अब नाइक्रोम क्या था, देखो नाइक्रोम की बारी आ गई कि नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम को एक्सप्लेन कर रहा है। ये एलॉय होता है निकिल का, आयरन का और क्रोमियम का। क्रोमियम, आयरन और निकिल को जब मिक्स करते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो नाइक्रोम बन के तैयार होता है। एंड क्या बोला इसने, एक्सिबिट अ वेरी वीक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर। जो इनकी रेजिस्टिविटी होती है ऐसे मटेरियल की जो एलॉय है, किसी दूसरे मेटल से मिलकर बने हैं, तो उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे बहुत कम डिपेंड करती है, ना के बराबर डिपेंड करती है। उसने लिखा है वेरी वीक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर ऑफ सच टाइप ऑफ मटेरियल। क्या लिखा, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेटन, ये दो मटेरियल, ये भी दो मटेरियल हो गए, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेटन हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज यूज्ड एज रजिस्टर। क्या बोला इसने, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेटन भी क्या होते हैं, इसी की तरह होते हैं, नाइक्रोम की तरह होते हैं, और इनकी भी सिमिलर प्रॉपर्टी है नाइक्रोम की तरह, तो इनकी भी जो रजिस्टिविटी होगी टेम्परेचर पे बहुत कम डिपेंड करेगी। इसलिए जो ये होते हैं मैग्नीन एंड कॉन्स्टेटन, इसको हम रजिस्टर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, रजिस्टर्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ध्यान रखना है, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उनकी रजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो क्या मतलब है कि उनमें से करंट फ्लो होने की जो पावर है उनकी बढ़ जाएगी। और ये रजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला है तुम्हारा रो इक्वल टू 1/सिग्मा, पहले भी पढ़ा है, दोबारा से ये फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। अब हम सीख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन एनी कंडक्टिंग वायर, जब किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करते हैं, हीट इज प्रोड्यूस इन वायर। ध्यान रखना है, जो वायर होगी उसमें क्या हो जाती है, हीट अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सिंपल सी बात है, देखो उसने क्या बोला, जब भी किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होने के कारण उस कंडक्टिंग वायर में हीट अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है। इस फिनोमिना को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ये बोलती है कि जो ये प्रोसेस है हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो करंट है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कहने का मीनिंग क्या हो गया कि एक बार इलेक्ट्रिक करंट से हीट बन जाए तो उस हीट से दोबारा इलेक्ट्रिक करंट को नहीं बनाया जा सकता। अब रीजन क्या है भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, इसको भी देख लो। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, उसने बोला जब भी एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के एंड पे, द इलेक्ट्रॉन मूव्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, और क्या होता है, उन इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूवमेंट हो रहा है उसके कारण एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। हेंस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन गिव्स देयर एनर्जी टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ये कुछ नहीं है, तो देखो उसने क्या बोला, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, वो भी पता है हमें मूवमेंट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ये मूवमेंट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी अगर इनकी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी अपनी किसी ना किसी को देंगे, तो ये जो रास्ते में आने वाले इनके पाथ में, फ्री इलेक्ट्रॉन के पाथ में आने वाले जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होंगे उनको क्या करेंगे, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे विद कॉलिजन, मतलब उनके साथ कॉलिजन करें। हेंस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस। इसके कारण क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन है वो तो बाउंड है, मतलब एक जगह रुका हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव आयन क्या होता है, मूव नहीं करता, हम अच्छे से जानते हैं। पॉजिटिव आयन बाउंड होता है, तो बाउंड होने के कारण उसका क्या होता है, उसका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको एनर्जी मिलेगी ज़्यादा। फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस पॉजिटिव आयन से टकरा रहा है, तो क्या होगा, वो उसके इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी उस पॉजिटिव आयन को ट्रांसफर करेगा, जिसके कारण उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, मतलब वो वाइब्रेट करने लग जाएगा। क्योंकि एनर्जी जब उस पॉजिटिव आयन के अंदर आएगी कुछ ना कुछ तो हलचल होगी उसमें, क्योंकि एनर्जी आने से क्या होता है, थोड़ी हलचल होती है। उसने उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करी तो पॉजिटिव आयन पे एनर्जी आने के कारण वो क्या होगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, वो भी लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ने लग जाएगा। एंड दे मतलब पॉजिटिव आयन वाइब्रेट विद लार्ज एम्पलीट्यूड, यानी कि पॉजिटिव आयन करेंगे लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड हेंस दिस एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जो एनर्जी इलेक्ट्रॉनों ने पॉजिटिव आयन को ट्रांसफर करी, पॉजिटिव आयन ने अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ, और जो एनर्जी ये पॉजिटिव आयन पे यहाँ पे है, यही एनर्जी क्या हो जाती है, हीट के फॉर्म में क्या हो जाती है, यहाँ पे जनरेट हो जाती है। या फिर ऐसा समझो, जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराएगा, टकराने पर कॉलिजन होगा, कॉलिजन होने के साथ वहाँ पे क्या होगी, एक हीट जनरेट हो जाएगी। तो यही क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, रीजन भी है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रिलेटेड विद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटर, इलेक्ट्रिकल बल्ब, टोस्टर, इमर्सन रॉड, सोल्डर रोड। ये क्या है, ये कुछ
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड क्या है, अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे भी क्या है, कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाए हुए हैं जो क्या करते हैं, करंट के हीटिंग इफेक्ट को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, यानी कि उसका भी यूज कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। When potential difference is applied across the end of conductor, the work is done by cell to passing the current in the circuit। उसने क्या बोला, जब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट के एंड पे यानी कि किसी कंडक्टर के एंड पे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, तो जो सेल होता है, जो सर्किट से सेल जुड़ा होगा, उस सर्किट का जो सेल होगा वो क्या करेगा, उस सर्किट में करंट पास कराने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, वर्क करेगा सेल। याद रखना है, जब भी किसी सर्किट से हम किसी सेल को जोड़ देंगे तो सेल क्या करेगा, करंट पास करने के लिए सर्किट में कुछ, उस सेल को कुछ वर्क करना पड़ जाएगा। और जो ये वर्क होता है वही क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में अपेयर होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। और इसी यही वर्क जो है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ऐसा समझो या तो सर्किट में, या फिर वो हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, अपेयर होने लग जाता है। तो उसने लिखा व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, द वर्क इज डन बाय सेल टू पासिंग द करंट इन द सर्किट। यानी कि सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए सेल को कुछ वर्क करना पड़ता है। दिस वर्क इज अपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। और ये जो वर्क है यही क्या होता है, हीट के फॉर्म में उस सर्किट में अपेयर हो जाता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो ये उस सर्किट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। मान लो एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर रहे हैं एक कंडक्टर के एंड पे, और उसमें आई करंट फ्लो हो रही है एक रेजिस्टेंस R पे। ध्यान रखना, एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई करा है एक कंडक्टर पे जिसका रेजिस्टेंस R है, और उसके एंड पे हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। हम अच्छे जानते हैं Q, अगर हम चार्ज निकालें इस सर्किट से फ्लो होने वाला चार्ज कैसे निकलेगा, तो Q इक्वल टू आई टी, ये भी सिंपल सा फॉर्मूला है, एंड V इक्वल टू आई आर, ये भी सिंपल फॉर्मूला। अब हम वर्क निकाल लें, वर्क इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी, बिकॉज V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q, तो Q इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। हम अच्छे जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, इसे डेल्टा V से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्यू वी हो जाएगा। W क्या हो गया, आई टी इंटू आई आर। अब देखो एक चीज और समझ लेते हैं पहले, ये जो डेल्टा V है, ये डेल्टा V क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहाँ पे हमने डेल्टा V को V की तरह रिप्रेजेंट करा है। ध्यान रखना, डेल्टा V और ये V दोनों यहाँ पे सेम है, हम इसे डेल्टा V से दिखाते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे V से दिखा दिया। ये V क्या है, A और B के बीच का क्या पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है। अब इस Q की जगह क्या करेंगे, यहाँ से आई टी पुट कर देंगे, और इस V की जगह यहाँ से आई आर पुट कर देंगे। तो ये जो वर्क का फॉर्मूला बनेगा आई स्क्वायर आर टी बन जाएगा। अब इस I की जगह V अपॉन आर भी रखा जा सकता है, तो इस I की जगह यहाँ पे V अपॉन आर रख देंगे सिंपल, तो ये V अपॉन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आर ये टी, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, सिंपल सी बात है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, V स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल होगा नीचे वाला, तो बचेगा वर्क इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। याद रखना है ये जो वर्क है यही क्या है, सर्किट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यही सर्किट में अपेयर होने वाली हीट भी है। तो हीट इक्वल टू वी आई टी होगा, जो फॉर्मूले इसके बनेंगे वही फॉर्मूले हीट के बनेंगे, वही फॉर्मूले एनर्जी के भी है। तो हीट इक्वल टू वी आई टी होता है, या फिर आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, या फिर वी स्क्वायर टी अपॉन आर हो जाएगा। तो ये भी सिंपल सी बात है। तो हमने हीट निकाल दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ दी क्या होती है। अब हम इलेक्ट्रिक पावर पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ सेल इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ये यहाँ पे तो सेल की बात करिए, देखो यहाँ पे सेल की बात करिए, तो यहाँ पे सेल के रिस्पेक्ट में पावर को डिफाइन कर दिया। लेकिन हमें क्या ध्यान देना है, किसी भी मशीन, कोई भी मशीन है, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो करंट से चलता है, उसके द्वारा किए जाने वाला वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। कोई भी पंप है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक मोटर है, कोई पंप है जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, तो उस मोटर के द्वारा, उस मशीन के द्वारा किया जाने वाला वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द गैजेट, यानी कि जिस गैजेट की हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर तो हम पहले भी जान चुके हैं, क्या हो गया, मैंने क्या बोला, वर्क अपॉन टाइम। पहले भी हमने क्लास 11th में आपने अच्छे से पढ़ा है कि पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से रिलेटेड क्या करेंगे, पावर को डिफाइन कर देंगे। यानी कि किसी मोटर की पावर, किसी पंखे की पावर, पंखे की मोटर की पावर, किसी कूलर की मोटर की पावर, तो हर चीज़ की मोटर की पावर अलग अलग होती है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट से चलेंगे। ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रिकल करंट से चलेंगे उस रिलेट में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन कर देंगे। तो हम बोल देंगे द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द मशीन बाय द इलेक्ट्रिकल गैजेट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ दैट गैजेट। तो सीधी सी बात है। तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हम बोलते हैं। वर्क की जगह अच्छे से हमें पता है, देखो वर्क की जगह हम क्या रख सकते हैं, वर्क की जगह हम क्या रखेंगे भाई, Q इंटू वी रखेंगे, सिंपल सी बात है। और इस Q की जगह वर्क इक्वल टू क्यू वी होता है, अभी पढ़ा हमने, और इस Q की जगह हम I इंटू टी रख सकते हैं, तो आई टी वी या फिर वी आई टी। तो इस वर्क की जगह वी आई टी रख दिया, टी से टी कैंसिल, पावर इक्वल टू वी इंटू आई आ गया। इस V की जगह जैसे आप आई आर पुट करेंगे, ओम्स लॉ पुट करेंगे, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी आएगा। और फिर इस I की जगह जैसे आप V अपॉन आर पुट करेंगे ओम्स लॉ से ही, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी निकल के आ जाएगा। यूनिट्स ऑफ पावर पहले भी जानते हैं अच्छे से, वॉट होती है, किलोवाट होती है, मेगावाट भी होती है। किलोवाट को इस तरीके से हम बोल सकते हैं, मेगावाट को इस तरीके से बोल सकते हैं, और हॉर्स पावर ये भी क्या है, एक पावर की यूनिट है, इसको भी ध्यान यहाँ पे रखना है।
किलोवाट क्या है, पावर की एसआई यूनिट है ना। वॉट जो है पावर की सीजीएस यूनिट है। कुछ चीजें भी ध्यान रखनी होती हैं। हॉर्स पावर ये एक जनरल यूनिट है। मेगावाट भी क्या है, एक बड़ी यूनिट है किसकी, पावर की। अब यहाँ पे यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने पिछले पेज में क्या पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ी। मैंने बोला इलेक्ट्रिकल जो वर्क होगा वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वही इलेक्ट्रिकल हीट है, वही सर्किट में अपेयर होने वाली हीट भी है। जितना वर्क कोई सेल करता है किसी भी सर्किट में करंट को पास करने के लिए, वही क्या होती है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है उस सर्किट में, या फिर ऐसे बोल सकते हो हीट के फॉर्म में वो क्या हो जाएगी, अपेयर हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट निकलती है वो किलोवाट आवर या फिर वॉट आवर निकल के आ सकती है। अब ये कैसे निकल के आई देखो, उसको भी समझ लेते हैं। देखो ये P इक्वल टू क्या है, W अपॉन टी है, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। P क्या है, पावर, T क्या है, टाइम। तो पावर की यूनिट क्या है भाई, किलोवाट है, और टाइम की यूनिट क्या है, आवर। तो किलोवाट आवर, देख लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट बन गई सिंपल, किलोवाट आवर। और याद रखना किलोवाट आवर को, 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं, जो इतने वॉट के बराबर होती है। और 1 वॉट आवर को जो है इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल क्या कहेंगे, इतनी इलेक्ट्रिकल इसकी एनर्जी कह देंगे। देखो ये वॉट नहीं है, देखो ध्यान रखना है ना, ये अभी गलत हो जाएगा, ये जूल है। ये क्या है, जूल है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है भाई, जूल होती है। ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल नहीं। तो 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट, जिसको हम बिजली कहते हैं, 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं, जिसे जिसमें इतनी जूल एनर्जी होती है। और 1 वॉट आवर में इतने जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और ध्यान रखना है एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि हम जो पे करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, हम अच्छे जानते हैं। एक छोटा सा सवाल ये भी आता है पेपर में कभी कभी, कि जो हम बिल पे करते हैं वो हम किस चीज के लिए करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करते हैं, वोल्टेज के लिए करते हैं, या फिर करंट के लिए करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए करते हैं। ये सारे 3-4 ऑप्शन आते हैं। तो ध्यान रखना है, जब भी हम इलेक्ट्रिक का बिजली का यानी कि बिल पे करते हैं, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए पे करते हैं, यानी कि हम इस चीज के लिए पे करते हैं। अच्छे जानते हैं आप, हम बोलते हैं भाई इतने यूनिट बिजली खर्च हो गई। जब भी वो आता है मीटर वाला आता है मीटर देखने के लिए, वो क्या बोलेगा भाई, या फिर वो जो तुम्हारे पास बिल आएगा उसमें तुम्हारी यूनिट लिखी होगी कि पूरे महीने में तुमने इतनी यूनिट बिजली खर्च कर दी है। तो यूनिट जो होता है 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, और 1 किलोवाट आवर इतने जूल के बराबर होती है। ध्यान रखना है इस बात का, कि हम जो इलेक्ट्रिक का बिल पे करते हैं, यानी कि बिजली का जो बिल पे करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए पे करते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने सीख लिया भाई लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ लिया हमने, और हमने रजिस्टिविटी पढ़ी, रजिस्टिविटी की डिपेंडेंस भी पढ़ी, टेम्परेचर पे किस प्रकार रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में सीखी हैं, यानी कि इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है तो हो जाएगा आसानी से, इतना मुश्किल नहीं है। थैंक यू।